देखिए, आज हम ले रहे हैं फायर इंश्योरेंस। और फायर इंश्योरेंस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2021 को आईआरडीए ने 3 नई फायर पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी, जिनमें से एक भारत गृह रक्षा पॉलिसी रेजिडेंशियल हाउसेज के लिए, ड्वेलिंग हाउसेज के लिए थी और आज भी है। ये तीनों पॉलिसीज ऑल इंडिया में सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हैं। सुनाई दे रहा? माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो तीनों पॉलिसीज ऑल इंडिया में सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एप्लीकेबल हैं और 1 अप्रैल 2021 से कंटिन्यू कर रही हैं एज इट इज। अब क्वेश्चन ये है कि जो कॉमर्शियल यूनिट्स हैं उनके लिए जो 2 पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई हैं उनके लिए एक लिमिटेशन क्लॉज लगा दिया गया है सम इंश्योर्ड का। तो ये जो सम इंश्योर्ड की लिमिट है, इसके ऊपर भी फायर पॉलिसी की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए भी प्रोविजन किया गया है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ प्रेजेंटेशन। Is it visible? Yes, sir. ओके। अब ध्यान से देखिए, ये पॉलिसी आईआरडी ने इंट्रोड्यूस की थी, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा, भारत लघु उद्यम सुरक्षा। ये दोनों पॉलिसी मोर और लेस एक ही हैं, लेकिन सम इंश्योर्ड इज द पैरामीटर विच डिवाइड्स देम। और छोटे मोटे और डिफरेंसेस हैं, दैट विल डिस्कस। तो ये दोनों पॉलिसी कंटिन्यू हैं और सारे कॉमर्शियल यूनिट्स के लिए इनको इंश्योरेंस पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। पॉइंट ये है कि क्योंकि आईआरडी ने इंट्रोड्यूस की थी, आईआरडीए का बेसिक जो ऑब्जेक्ट है वो इंश्योरेंस के रेगुलेशंस और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को डेवलप करने का है। तो आईआरडीए जितने भी डिसीजन लेता है वो सारे पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट में होने चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन तभी बढ़ेगा। तो आईआरडीए ने इन पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करने में जो उस वक्त की एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी और है, उसमें मेजर चेंजेस किए, जो कि कवरेज से, सम इंश्योर्ड से रिलेटेड हैं। उसमें इनबिल्ट एडिशनल कवरेज भी डाले, इनोवेटिव कवरेज भी डाले, और ये 2 पॉलिसी इंट्रोड्यूस की हैं। बेसिकली पिछली पॉलिसी में जो लैंग्वेज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंप्लीफाई किया गया है, उसका कवरेज बढ़ा के कंप्लीट किया गया है। इस पॉलिसी को क्लैरिटी दी गई है कंटेंट्स में, मिस सेलिंग को कंट्रोल किया गया है, और मिस्टर सांगी रेड्डी, म्यूट कीजिए योरसेल्फ। मिस्टर सांगी रेड्डी, म्यूट योरसेल्फ, यू आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। और सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि सम इंश्योर्ड निकालने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिजाइन किया गया है, क्योंकि सम इंश्योर्ड निकालने की बहुत वैरायटीज थी और स्टैंडर्ड मेथड एक भी नहीं था। तो कंपनीज, एग्जीक्यूटिव्स तरह तरह की प्रैक्टिसेस चला रहे थे। दैट हैज बीन स्टैंडर्ड नाउ। अब ये पॉलिसियां 50 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड के लिए एप्लीकेबल है। सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और लघु उद्यम सुरक्षा दोनों 50 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड के लिए ही एप्लीकेबल हैं। लेकिन 50 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड के लिए चाहे पॉलिसी किसी न्यू कस्टमर को देनी हो या रिन्यूअल करना हो या मार्केट का कोई रोल ओवर केस हो, यही पॉलिसी देनी होगी। इसमें भी एक मेजर फैक्टर ये होगा कि क्योंकि सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के पास अपनी
पैकेज पॉलिसीज हैं, अम्ब्रेला पॉलिसीज हैं। और उन अम्ब्रेला पॉलिसीज का मोर और लेस मेथड यही रहता है कि सेक्शन फर्स्ट जो होता है वो फायर इंश्योरेंस होता है, जिसको मैंडेटरी कर दिया जाता है। तो सेक्शन फर्स्ट फायर इंश्योरेंस का मैंडेटरी हो गया। बाकी मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी जाती है कि पॉलिसी में 2 सेक्शन या 3 सेक्शन लेना कंपलसरी है। अब ये फायर सेक्शन मैंडेटरी हो गया तो इसका मतलब हर पैकेज पॉलिसी में जो फायर पॉलिसी का सेक्शन होगा उसमें जो पॉलिसी एप्लीकेबल होगी वो उसके सम इंश्योर्ड के बेसिस पर होगी और पुरानी पॉलिसी चेंज हो जाएगी। कंपनीज ने अपने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डेवलप किया है कि ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू सम इंश्योर्ड लिमिट पॉलिसी विल बी कन्वर्टेड इनटू सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और लघु उद्यम सुरक्षा व्हाटएवर इज द सम इंश्योर्ड। तो सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के पास पैकेज पॉलिसी तो होती हैं। आपने देखा है जैसे बिजनेस प्रोटेक्टर पॉलिसी है, श्री शॉपकीपर है, श्री ऑफिस केयर है, श्री होटल एंड रेस्टोरेंट है, श्री एजुकेशन शील्ड है, ये सब पैकेज पॉलिसीज हैं। पैकेज पॉलिसीज कस्टमर्स को सूट करती हैं क्योंकि उनको ये ऑप्शन मिलता है कि अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड अफोर्डेबिलिटी दे कैन चूज द नंबर ऑफ सेक्शंस। फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, केवल मैंडेटरी सेक्शंस को छोड़ करके बाकी सेक्शंस को लेना या ना लेना कस्टमर की चॉइस पर रहता है। लेकिन 50 करोड़ से ऊपर के सम इंश्योर्ड के लिए जो पॉलिसी थी स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी, स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी को एज इट इज कंटिन्यू किया गया है, जो 50 करोड़ से ऊपर के सम इंश्योर्ड के लिए आज भी एप्लीकेबल है। सम इंश्योर्ड 50 करोड़ का एक्सेड होते ही एक और कॉम्पैक्ट पॉलिसी मिल जाती है कस्टमर्स को, जिसको इंडस्ट्रियल लॉलेस पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें कि 2-3 सेक्शन और भी शामिल होते हैं, जैसे FLOP, बर्गलरी, MLOP वगैरह। तो ये चॉइस भी रहती है। अब इन दोनों पॉलिसियों का डिवीजन कैसे होगा ये देख लें कि चाहे शॉप हो या फैक्ट्री हो या इंडस्ट्री हो या कोई माइक्रो इंडस्ट्री हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, जहां सम इंश्योर्ड 5 करोड़ तक है वहां सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी लागू होगी। लेकिन द मोमेंट सम इंश्योर्ड विल एक्सीड 5 करोड़, 5 करोड़ 50 लाख भी हो गया, 6 करोड़ हो गया, तो पॉलिसी ऑटोमेटिकली लघु उद्यम सुरक्षा में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सम इंश्योर्ड 50 करोड़ तक हो सकता है और सम इंश्योर्ड जो है वो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रिस्क एट वन लोकेशन रहेगा। तो जो IRDA ने दोनों पॉलिसी लॉन्च की हैं, इनको डिवाइड करने का पैरामीटर है सम इंश्योर्ड, बट इन नो केस दे कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन 50 करोड़। और फायर इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर बहुत बड़ा होता है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि चाहे कोई इंडस्ट्रियल रिस्क हो या नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क हो, यूटिलिटीज हो या टैंक हो, स्टोरेज हो, गोडाउन्स हो, उन सभी को इंश्योरेंस करने के लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत पड़ती है। नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क के मायने हैं जो जहाँ सर्विसेज रेंडर की जाती हों, जैसे होटल, ऑफिस, शॉप, हॉस्पिटल। मैन्युफैक्चरिंग रिस्क के मायने हैं जहाँ पर कि आउटपुट या टर्नओवर या प्रोडक्शन होता हो। गोडाउन किसी भी तरीके का हो, ओपन हो या क्लोज्ड हो, यूटिलिटीज हो, टैंक हो, ये सब फायर इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर है और इनको इंश्योर करने के लिए फायर पॉलिसी ही यूज होती है। और जब ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई तो इनमें कुछ मेजर डिसीजन लिए गए जो कि सारे पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल 12 से बढ़ाकर 14 पेरिल कर दिए गए, तो पॉलिसी का स्कोप एक्सपेंड हो गया, कस्टमर को 2 और पेरिल से सेफ्टी मिल गई। डिलीशन ऑफ पेरिल बंद कर दिया गया, कोई भी पेरिल 14 पेरिल्स में से कोई भी पेरिल डिलीट नहीं किया जा सकता। सम इंश्योर्ड की लिमिट डिसाइड कर दी, 5 करोड़ तक भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा, 5 करोड़ से ऊपर 50 करोड़ तक लघु उद्यम सुरक्षा।
कंपल्सरी एक्सेस डिसाइड कर दिया गया कि सूक्ष्म उद्यम में 5,000 रुपीज ऑन ईच क्लेम रहेगा और लघु उद्यम में 5% ऑन ईच क्लेम सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 10,000 रुपीज। यानी लघु उद्यम में अकॉर्डिंग टू क्लेम अमाउंट एप्लीकेबल रहेगा परसेंटेज। ये कंपल्सरी एक्सेस डिफर करेगा अगर लॉस टेररिज्म से हुआ हो, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसी रिस्क है जिसको कि इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट डील नहीं करती है, बल्कि उसके लिए एक टेररिज्म पूल बनाया हुआ है जो कि उसकी टर्म्स कंडीशंस, कंपल्सरी एक्सेस, क्लेम सेटलमेंट वगैरह की पॉलिसी डिसाइड करता है। अब इसमें मिनिमम प्रीमियम भी डिसाइडेड है। सूक्ष्म उद्यम पॉलिसी कोई भी 500 प्लस जीएसटी से कम पर इश्यू नहीं होगी और लघु उद्यम 1000 प्लस जीएसटी से कम पर इश्यू नहीं होगी। तो जो फायर पॉलिसी है बेसिकली, ऑब्वियसली इसमें फायर पैनल सबसे बड़ा होता है, लेकिन ये फायर पैनल बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि पिछली पॉलिसी में जो डेफिनेशन यूज की गई वो बहुत लिमिटेड थी कि फायर एक सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस है जिसमें कि रैपिड ऑक्सीडाइजेशन होता है फ्यूल का, जिससे हीट एंड लाइट जनरेट होती है। अब इसमें जहां फ्यूल, ऑक्सीजन, टेम्परेचर तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है और फायर हो जाती है। ये फायर किसी भी तरीके के फ्यूल में जैसे कि सॉलिड, लिक्विड्स, वेपर्स और गैसेस इजीली कैचेबल होती है। Solids may take time, but all subject matters of solids also subject to fire. कुछ भी हो, फायर तो जला ही देती है सब चीज़ को, चाहे वुड हो, फैब्रिक हो, सिंथेटिक हो, पेपर हो, कुछ भी हो। तो ये फायर की जो डेफिनेशन पॉलिसी में यूज की गई है अब उसमें चेंज किया गया है इन दोनों पॉलिसी में, क्योंकि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में ओन फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग और स्पॉन्टेनियस कंबशन कवर नहीं था, या यूं कहें कि ये कवर थे लेकिन एड ऑन कवर थे। एड ऑन कवर जैसा कि आप जानते हैं ऑप्शनल होते हैं, इनबिल्ट रिस्क का पार्ट नहीं होते, एडिशनल होते हैं। एडिशनल रिस्क को कवर करने के लिए एडिशनल प्रीमियम लिया जाता है और मैंडेटरी नहीं होती। तो एड ऑन कवर को लेना ना लेना हमेशा कस्टमर की चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि मार्केटिंग टीम्स एड ऑन्स को बताती ही नहीं है, लिस्ट आउट ही नहीं करती हैं, तो उनको कस्टमर को पता ही नहीं होता कि कौन कौन से एड ऑन कवर इनके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि एड ऑन कवर हर कंपनी के पास सेपरेट होते हैं, डिफर्स कंपनी टू कंपनी। हालांकि IRDA अप्रूव होते हैं लेकिन उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। लेकिन अब ये दोनों पॉलिसियों में, सूक्ष्म उद्यम में भी और लघु उद्यम में भी, फायर की डेफिनेशन में ओन फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग और स्पॉन्टेनियस कंबशन को इनबिल्ट कवरेज में शामिल कर दिया गया है। इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से IRDA ने बुश फायर की डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपेंड किया है, जिसमें कि फॉरेस्ट फायर और जंगल फायर को शामिल कर लिया गया है, जो कि पहले एड ऑन कवर होते थे। इम्पैक्ट डैमेज का भी इसको बढ़ाया गया है, उसमें आप किसी भी तरीके का कोई भी इम्पैक्ट डैमेज कवर होगा, जिसमें कि एयरक्राफ्ट डैमेज भी शामिल होगा। हालांकि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में ये एक सेपरेट पेरिल है, लेकिन यह इसको मर्ज कर दिया गया है इम्पैक्ट डैमेज। 3 नए पेरिल जो जोड़े गए हैं वो है अर्थक्वेक, टेररिज्म और थेफ्ट। ये जो थेफ्ट पेरिल है इसका यूज बड़ा लिमिटेड है कि अगर किसी भी इंश्योर्ड पेरिल से आउट ऑफ 30 कोई लॉस होता है इंश्योर्ड प्रीमिसेस को या इंश्योर्ड मशीनरी को या इंश्योर्ड स्टॉक को, और उसके बाद उसकी थेफ्ट हो जाती है,
तो फ्रॉम द डे ऑफ ऑकरेंस टू 7 days जितनी भी थेफ्ट हुई है वो सब पॉलिसी में कवर होगी। लेकिन एक्सक्लूसिव थेफ्ट कवर नहीं होगी, दैट इज पार्ट ऑफ बर्गलरी इंश्योरेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि थेफ्ट का स्कोप लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल कहीं राइट्स हो रहे हैं और उन दंगों में कोई दंगाई किसी शॉप में घुस करके 35,000 का सामान ले जाता है खिड़की तोड़ करके, तो फायर की पॉलिसी में रिस्क कवर होगी। इसलिए कवर होगी कि ये सिर्फ थेफ्ट नहीं है, राइट्स थे, दंगे थे, और उनमें से एक दंगाई खिड़की तोड़ करके, यानी खिड़की का तोड़ने का जो लॉस हुआ वो भी पेबल होगा और आर्टिकल जो चोरी हुई है वो भी पेबल होगा। तो इस तरीके से थेफ्ट फॉलोड बाय एनी अदर पेरिल इज कवर्ड अंडर द पॉलिसी। कोई भी पेरिल डिलीट नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसको इसलिए भी वेटेज दिया गया कि इससे मिस सेलिंग बंद हो गई है, क्योंकि ये STFI और RSND सेट ऑफ पेरिल्स होते हैं, ये बड़े कॉमन कॉजेज ऑफ फायर लॉस होते हैं या कॉमन कॉजेज ऑफ लॉस अंडर दिस फायर पॉलिसी कह सकते हैं। और ये नॉर्मली स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, सर प्रीमियम कम करने की गरज से। तो प्रीमियम तो नॉमिनल अमाउंट कम होता है, लेकिन अगर इनमें से किसी भी कारण से लॉस हो गया तो इंश्योर्ड का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पेरिल्स हैं जैसे कि स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, फ्लड, इनंडेशन, अर्थक्वेक, साइक्लोन, रॉयट, स्ट्राइक, मैलिशियस डैमेज, और मेजॉरिटी लॉसेज इन्हीं रीजन से होती हैं। तो अब इन दोनों पॉलिसियों में इनमें से किसी भी पेरिल को डिलीट नहीं किया जाएगा। कोई भी कंपनी नहीं कर पाएगी, चाहे इंश्योर्ड रिक्वेस्ट करे या इंश्योरेंस कंपनी रिक्वेस्ट करे। फ्रॉम डे 1 of the policy to the expiry date of policy, all 14 perils will continue. इसके अलावा पॉलिसी में कुछ और बेनिफिट शामिल किए गए हैं। जैसे एक बहुत पुरानी लिमिट चली आ रही थी, आर्किटेक्ट, सर्वेयर, कंसल्टिंग इंजीनियर फीस की, तो 3% होती थी क्लेम अमाउंट का, उसको बढ़ाकर 5% कर दिया गया। रिमूवल ऑफ डेब्रीज की 1% की लिमिट चली आ रही थी, जिसको बढ़ाकर 2% कर दिया गया। ये दोनों एक्चुअली ऐसे बेनिफिट हैं जो कि पॉलिसी में क्लेम सेटल होता है तो इन एडिशन टू द एक्चुअल लॉस पेबल होते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में आग लग गई और 3 करोड़ का लॉस हो गया, तो वो 3 करोड़ का क्लेम तो सेटल होगा ही, और 3 करोड़ के अलावा 5% ऑफ द क्लेम अमाउंट आर्किटेक्ट, सर्वेयर एंड कंसल्टिंग इंजीनियरिंग फी भी मिलेगा, और 2% रिमूवल ऑफ डेब्रीज भी मिलेगा क्लेम अमाउंट का। तो दीज आर पेबल इन एडिशन टू द एक्चुअल लॉसेस। कुछ और जो कि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी के पेरिल हैं, उनको भी अब इस पॉलिसी में शामिल किया गया विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। फॉर एग्जाम्पल एडिशन, सैल्टेशन और एक्सटेंशन है, ये 15% ऑफ द सम इंश्योर्ड तक इन दोनों पॉलिसियों में ऑलरेडी कवर्ड है। टेम्परेरी रिमूवल ऑफ स्टॉक 10% ऑफ द स्टॉक सम इंश्योर्ड तक ऑलरेडी कवर्ड है, इसका कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लगेगा। स्पेसिफिक कंटेंट्स को भी पॉलिसी में शामिल किया जा सकता है, स्टार्ट ऑफ एक्सपेंसेस को भी शामिल किया जा सकता है। किसी लोकल अथॉरिटी क्रॉस से अगर कोई कॉस्ट इनकर्ड हुई है तो वो कॉस्ट भी पेबल होगी। प्री लोडेड सॉफ्टवेयर भी कवर्ड है, स्टॉक हेल्ड इन ट्रस्ट भी कवर्ड है। और इस पॉलिसी में खास तौर से सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा में स्टॉक्स ऑन फ्लोटर बेसिस भी फ्री ऑफ कॉस्ट कवर्ड है।
अभी फ्लोटर बेसिस की जो रिस्क है वो नॉर्मली गोडाउंस के लिए एप्लीकेबल होती है कि जब गोडाउंस किसी मल्टीपल लोकेशन पे हो और उनको एक ही पॉलिसी में एक ही सम इंश्योर्ड के तहत अगर इंश्योर करना हो तो फ्लोटर कवर आउट किया जाता है। अब ये जो सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी है माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए, जिसका सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 5 करोड़ हो सकता है, अगर इसमें फ्लोटर कवर आउट किया जा रहा है तो कोई एडिशनल प्रीमियम पेबल नहीं है। लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा सम इंश्योर्ड की लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी दी जा रही है और उसमें गोडाउन्स की मल्टीपल लोकेशंस कवर की जा रही हैं तो एक्स्ट्रा 10% ड्यूटी लगेगी। तो ध्यान आपको यह रखना है कि फ्लोटर कवर फ्री ऑफ कॉस्ट केवल सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी में है, लघु उद्यम में एड ऑन कवर है। कहीं डिक्लेरेशन पॉलिसी देनी हो जहां पर कि फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस ऑफ स्टॉक और स्टॉक वैल्यू होते हैं तो वो भी दी जा सकती है ऑन डिमांड। अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि सम इंश्योर्ड निकालने का एक स्टैंडर्ड मेथड यूज किया जा रहा है, वो है रीस्टेटमेंट वैल्यू। किसी भी तरह की का प्रॉपर्टी का अगर इंश्योरेंस फायर पॉलिसी में किया जा रहा है, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर्स और फिटिंग्स, तो इनका सम इंश्योर्ड रीस्टेटमेंट वैल्यू बेसिस पर ही डिसाइड होगा। इसमें आपको ये ऑप्शन अब नहीं है। हाँ, स्टॉक के नेचर पर डिपेंड करेगा। स्टॉक का नेचर क्या है, उसकी वैल्यू भी उसी हिसाब से डिसाइड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है तो वो लैंडेड कॉस्ट पर इंश्योरेंस किया जा सकता है। स्टॉक एंड प्रोसेस है उसको इनपुट कॉस्ट पर इंश्योरेंस किया जाएगा। फिनिश्ड स्टॉक है उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर इंश्योरेंस किया जाएगा। कुछ बुलियंस और पीसेस स्टोन्स हैं उनको एग्रीड वैल्यू पर इंश्योरेंस किया जाएगा। लेकिन जो फायर पॉलिसी में जो मेजर ब्लॉक्स होते हैं जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर्स, इनका सम इंश्योर्ड रीस्टेटमेंट वैल्यू बेसिस पर ही लिया जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया सभी कंपनियों के लिए कि फायर पॉलिसी में इंश्योरेंस सभी प्रॉपर्टीज का रीस्टेटमेंट वैल्यू पर किया जाए। ये रीस्टेटमेंट वैल्यू के मायने हैं कि जिस वैल्यू पर प्रॉपर्टी को या उस मशीनरी को रिप्लेस किया जा सके, रीस्टेट किया जा सके ऑन द डेट ऑफ लॉस। तो ये वो अमाउंट है जो कि करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू डिसाइड करता है। ये परचेज वैल्यू नहीं हो सकता, ये बुक वैल्यू नहीं हो सकता, ये सेल वैल्यू नहीं हो सकता, करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू। इससे कम का इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा का हो कोई दिक्कत नहीं, कम का नहीं होना चाहिए, वरना इंश्योर्ड को मेजर लॉस होगा एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम। इसमें डेप्रिसिएशन भी एप्लीकेबल नहीं होता। हालांकि अगर कोई माल ऐसा हो जो सेल कर दिया हो लेकिन उसकी डिलीवरी नहीं दी हो और बिफोर डिलीवरी अगर वो माल डैमेज हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो सेल प्राइस है वो पे किया जाए, क्योंकि इंश्योर्ड इज द सफरर ऑफ दैट अमाउंट। जिस प्राइस पे जिसको सेल किया था अगर वो डिलीवर हो जाता तो इंश्योर्ड को उतना वैल्यू मिल ही रहता, लेकिन बाई चांस वो डिलीवर नहीं हो पाया और उससे पहले सेल हो गई, उससे पहले डैमेज हो गया, और क्योंकि वो फुल्ली इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे दी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इसी पॉलिसी में आईआरडी ने 4 इनोवेटिव कवरेज इंट्रोड्यूस किए हैं। ये इनबिल्ट है।
इनके लिए कोई एडिशनल प्रीमियम नहीं है। और क्योंकि सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की फायर पॉलिसी ये कॉमन है, तो ये सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए लागू होता है, चाहे वो सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी हो, लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी। अब ये जो 4 बेनिफिट इनमें ऐड किए गए हैं, यह है मनी अप टू 50,000, documents such as deed, manuscript, drawings up to 50,000, computer program, information or data up to 5 lakh rupees, personal effects of visitors, employees or directors up to 3 lakh rupees। ये मैक्सिमम 20 पीपल्स के लिए एप्लीकेबल है, 15,000 पर पर्सन। ये स्पेसिफिक कंटेंट्स हैं और ये चारों कवरेज दोनों पॉलिसियों में शामिल है, चाहे सूक्ष्म उद्यम दी जाए या लघु उद्यम दी जाए, क्योंकि वो दोनों तो ऑन द बेसिस ऑफ सम इंश्योर्ड दी जाएंगे, लेकिन ये चारों में इनबिल्ट रहेंगे। आरडी ने एक और बेनिफिट दिया है इन दोनों पॉलिसियों में कि अगर सम इंश्योर्ड रीस्टेटमेंट या रिप्लेसमेंट वैल्यू पर इंश्योर्ड नहीं हुआ है या डेट ऑफ लॉस को उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू से कम सम इंश्योर्ड पाई जाती है, इन दैट केस अप टू 15% उसको कंसिडर कर लिया जाएगा, यानी कि अप टू 15% अंडर इंश्योरेंस वेव कर दिया जाएगा। जब वेव कर दिया गया तो इंश्योर्ड को कोई एक्स्ट्रा लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये 15% क्लेम अमाउंट का एवरेज क्लॉज के बेसिस पर डिडक्ट हो जाना था। तो अप टू 15% नहीं डिडक्ट होगा। नॉर्मली 5-10% का वेरिएशन आ जाता है, मैक्सिमम 15% का। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अंडर इंश्योर्ड है, इसका मतलब यह है कि उसको रीस्टेटमेंट या रिप्लेसमेंट वैल्यू पर इंश्योर नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का स्टोर है, उसका इंश्योरेंस 5 करोड़ का लिया गया है, सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी ले ली गई। वन फाइन मॉर्निंग देयर वाज फायर और 1 करोड़ का लॉस हो गया। तो जब इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर उसको इंस्पेक्ट करने, उसको असेस करने आएगा, उस दिन उसका वैल्यूएशन देखेगा। अब वैल्यूएशन देखने पर अगर ये मिलता है कि सम इंश्योर्ड पॉलिसी में है 5 करोड़, लेकिन एक्चुअल उसका वैल्यूएशन है 5 करोड़ 50 लाख, इट मीन्स देयर इज अंडर इंश्योरेंस, और ये अंडर इंश्योरेंस ऑलमोस्ट 10% है। तो अगर क्लेम का 10% काटा जाएगा 1 करोड़ रुपए के लॉस का, बहुत हैवी अमाउंट होगा, 10 लाख रुपए फॉर नो फॉल्ट ऑफ द इंश्योर्ड। वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंश्योर्ड टू डाइजेस्ट इट। ऐसी सिचुएशन में ये क्लॉज बहुत हेल्प करेगा इंश्योर्ड को, जिसमें कि 15% तक अंडर इंश्योरेंस वेव कर दिया जाएगा। अब यहाँ क्योंकि अंडर इंश्योरेंस 10% है, इंश्योर्ड विल लूज नथिंग, ही विल बी प्रोटेक्टेड, उसके 10 लाख से हो जाएंगे। लेकिन ये इन दोनों पॉलिसियों में ही है, स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में ऐसा प्रोविजन नहीं है। अब यहां तो ये लॉस होने से बच गया,
बाई चांस अंडर इंश्योरेंस ज़्यादा हो तो, जैसे आप इस एग्जाम्पल से देखिए, एक पॉलिसी दी गई 3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग के लिए, 1 करोड़ की स्टॉक के लिए, यानी कि 4 करोड़ रुपए की सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी दे दी गई। 50 लाख का लॉस हो गया, चाहे अर्थक्वेक से या साइक्लोन से या फ्लड से या फायर से। जब सर्वेयर ने उसका वैल्यूएशन डिसाइड किया तो मालूम हुआ कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की वैल्यू 3.5 करोड़ है, स्टॉक की वैल्यू 1.5 करोड़ है। 5 करोड़ की पॉलिसी लेनी थी लेकिन 4 करोड़ की ली गई है। The insured has not fully insured his properties. अब यहां क्या है, 20% अंडर इंश्योरेंस। 5 करोड़ की जगह अगर आप 4 करोड़ का बीमा करेंगे तो अंडर इंश्योरेंस 20% हो गया ना। ऐसी सिचुएशन में इंश्योर को सेव नहीं किया जा सकता। यहां पर यह क्लॉज भी नहीं कहा जा सकता कि आप 15% तो वेव कर दीजिए और 5% डिडक्ट कर दीजिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स द एंटायर 20% अंडर इंश्योरेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेटल क्लेम अमाउंट on account of average clause। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इंश्योर्ड के लिए बहुत हार्मफुल है। तो अंडर इंश्योरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मोटर इंश्योरेंस नहीं है जहाँ पर कि आईडीबी की तरह से कोई टेबल अप्लाई होती हो। यहाँ तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हमेशा अपवर्ड इंक्रीज होती है, इसलिए ओवर इंश्योरेंस इज बेटर ऑलवेज। अगर आप 5% या 10% ओवर इंश्योरेंस करते हैं, दैट विल फर्दर प्रोटेक्ट द इंश्योर्ड फ्रॉम द एस्केलेशन ऑफ द वैल्यू। और नॉर्मली इसके लिए एस्केलेशन क्लॉज को ऑप्ट भी किया जाता है। तो ये कभी भी फायर इंश्योरेंस में या मशीनरी इंश्योरेंस में एडवाइज नहीं किया जाता कि आप कम वैल्यू के लिए इंश्योरेंस कराएं। स्टॉक हेल्ड इन ट्रस्ट एक ऐसी रिस्क है जो कि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरियड पॉलिसी में आज भी एड ऑन कवर है, यानी कि इनबिल्ट कवरेज नहीं है। लेकिन एक बड़ी नॉर्मल प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मोटर व्हीकल का गैराज है तो गैराज में कार किसकी होंगी, व्हीकल्स किसके होंगे, कस्टमर्स के। गैराज तो रिपेयरर का है, लेकिन जिस चीज की रिपेयर करनी है वो तो कस्टमर का ही होगा ना। अब बाई चांस वहां कुछ आग लग जाती है या कोई कैलेमिटी हो जाती है, कोई अर्थक्वेक हो जाता है कुछ, और सारे के सारे व्हीकल डैमेज हो जाते हैं, तो जो ओनर है व्हीकल्स के वो तो गैराज ओनर से ही क्लेम करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज रेस्पॉन्सिबल। तो पहले रिस्क पॉलिसी में कवर नहीं होती थी, लेकिन अब स्टॉक हेल्ड इन ट्रस्ट पॉलिसी का इनबिल्ट पार्ट बना दिया गया, इसलिए पॉलिसी में कवर होगी। ये मोटर व्हीकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब जैसे मान लिया एक एग्जांपल ड्राई क्लीनर का है। अब ड्राई क्लीनर के पास कपड़े किसके होंगे, कस्टमर्स के होंगे, उसके खुद के तो होंगे, ड्राई क्लीन करने के लिए आएंगे उसके पास। अब वो कपड़े चाहे सूट हैं या ब्लैंकेट हैं, कुछ भी है, हैवी कॉस्टली कपड़े हैं, जल गए, गल गए, कोई केमिकल फैल गया या कुछ और डैमेज हो गया, तो कस्टमर विल ऑलवेज क्लेम फ्रॉम द ड्राई क्लीनर।
अब ये वो स्टॉक है जो कि ड्राई क्लीनर का तो है नहीं, ओनर का तो है नहीं, उसमें ओनर का तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन अब इसकी रिस्क पॉलिसी में कवर हो जाएगी। इसी तरीके से एडिशन, सल्टेशन और एक्सटेंशन नॉर्मली किसी भी पॉलिसी पीरियड में कोई भी ओनर ऑफ द यूनिट, चाहे वो शॉप हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट हो, कुछ ना कुछ एडिशन चलते रहते हैं, चाहे वो बिल्डिंग में हो, प्लांट में हो, मशीनरी में हो, फर्नीचर फिक्चर्स में हो। अब जब वो एडिशंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ऑफिस ने 1 करोड़ और चढ़वा लिया, ऑफिस में एम्प्लॉय की संख्या बढ़ गई, या किसी फैक्ट्री ने एक बड़ा प्लांट और मंगा लिया, तो ये जो एल्ट्रेशंस हुए, इनकी इंटीमेशन इंश्योरेंस कंपनी को देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे सम इंश्योर्ड बढ़ जाता है। नहीं देंगे तो भी अंडर इंश्योरेंस में लॉस हो जाएगा, दे देंगे तो डिफरेंस अमाउंट प्रीमियम दे करके वो रिस्क भी कवर हो जाएगा। और क्योंकि पॉलिसी परमिट करती है अप टू 15% किसी भी समय बढ़ाया जा सकता है, तो उस क्लॉज का बेनिफिट कस्टमर को लेना चाहिए। अब इन दोनों पॉलिसियों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए कि 5 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड के लिए तो 12 सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा है, 5 करोड़ से ऊपर के लिए लघु उद्यम। सूक्ष्म उद्यम में कंपल्सरी एक्सेस 5000 है ईच क्लेम का, लघु उद्यम में 5% ऑफ ईच क्लेम है, जो कि मिनिमम 10,000 है। स्टार्ट अप एक्सपेंसेस की लिमिट सूक्ष्म उद्यम में 1 लाख है, लघु उद्यम में 5 लाख है। फ्लोटर कवर केवल सूक्ष्म उद्यम में फ्री ऑफ कॉस्ट है, लघु उद्यम में उसका एडिशनल पेमेंट एड ऑन कवर। मिनिमम प्रीमियम सूक्ष्म उद्यम में 500 प्लस जीएसटी है, लघु में 1000 प्लस जीएसटी। अब इसमें किसी भी स्टेज पर अगर इंश्योर्ड का पता चलता है कि पॉलिसी अंडर इंश्योर्ड है, तो वह सम इंश्योर्ड को इंक्रीज करा सकता है, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ एडिशन। इंश्योरेंस कंपनी या उसकी ब्रांच एक एंडोर्समेंट पास करके सब्जेक्ट को चेंज करके, यानी लिमिट को चेंज करके सम इंश्योर्ड की लिमिट बढ़ा सकती है। उसका रीजन ये है कि इंश्योरेंस कंपनी की जो लिमिट है मैक्सिमम पेमेंट की, वो सम इंश्योर्ड होता है। कंपल्सरी एक्सेस की लिमिट रिवाइज नहीं होगी, सम इंश्योर्ड कभी भी बढ़ाया जा सकता है। और नॉर्मली इसको अपवार्ड किया जाता है इसलिए कि वैल्यू हमेशा बढ़ती है प्रॉपर्टी। टेररिज्म के केस में कंपल्सरी एक्सेस की लिमिट थोड़ी डिफरेंट है। शॉप के केस में 1% ऑफ द क्लेम अमाउंट है, क्योंकि मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 5 लाख डिपेंडिंग अपॉन द क्लेम अमाउंट। नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क में 1% ऑफ द क्लेम अमाउंट है, क्योंकि मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 10 लाख है। इंडस्ट्रियल रिस्क में 5% ऑफ द क्लेम अमाउंट है, सब्जेक्ट टू मिनिमम 1 लाख एंड मैक्सिमम 25 लाख। पर ये केवल टेररिज्म के केस में ही एप्लीकेबल है। अब इस पॉलिसी में कुछ एड ऑन कवर है, क्योंकि कंपनियां अपने अपने ढंग से एड ऑन कवर अप्रूव करा लेती हैं। एड ऑन कवर उसी रिस्क का होता है जो कि बेसिक पॉलिसी में इनबिल्ट कवरेज में शामिल नहीं। 8 एड ऑन कवर है, देखिए। इंस्टॉलमेंट प्रोटेक्शन, क्लेम प्रिपरेशन कॉस्ट, लॉस ऑफ रेंट, एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ रेंट फॉर एन अल्टरनेट एकोमोडेशन, एक्सीडेंटल डैमेज कवर, एनवायरमेंटल बेटरमेंट, एक्सपेंसेस फॉर लॉस मिनिमाइजेशन एंड एस्केलेशन क्लॉज। ये 8 एड ऑन कवर है। इंश्योर्ड को अगर आप बताते हैं
तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि 8 में से जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल किसी भी शॉपकीपर ने या किसी माइक्रो इंडस्ट्री वाले ने लोन ले रखा है तो अपना लोन प्रोटेक्शन कार्ड ऑन ले सकता है अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट एंड अफोर्डेबिलिटी। स्टॉक्स अगर डिफरेंट लोकेशंस पर है तो फ्लोटर कवर चूज करना चाहिए और सूक्ष्म उद्यम में तो विदाउट एनी कॉस्ट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन फ्लोटर को अगर लेते हैं तो प्रपोजल फॉर्म में स्टॉक्स की लोकेशन और उसकी वैल्यू देनी चाहिए। अब ये पॉलिसी कौन ले सकता है? देखिए, ऑब्वियसली ओनर लेगा या एंटरप्रेन्योर लेगा, लेकिन अगर उसने अपनी यूनिट को लीज पे दे दिया है तो लेसर ले लेगा, सेल कर दिया तो बायर लेगा, और रेंट आउट कर दिया तो टेनेंट लेगा। अगर टेनेंट लेता है तो उसके इसमें एक मेजर डिफरेंस ये रहेगा कि वो बिल्डिंग की रिस्क नहीं कवर करा सकता क्योंकि उसका बिल्डिंग में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। ओनर कोई और है, उसका अपना स्टॉक हो सकता है, उसकी अपनी प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, उसका अपना फर्नीचर पिक्चर हो सकता है, वो सब चीज़ों का ओनर हो सकता है। तो उसको राइट है पॉलिसी ले सकता है। फायर पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड, जिसके मायने हैं कि अगर पॉलिसी पीरियड में कोई क्लेम सेटल किया गया है तो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड उतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा और पॉलिसी फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड उस रिड्यूस सम इंश्योर्ड से कंटिन्यू करेगी। उस पीरियड में अगर कोई बाई चांस और लॉस हो गया तो फिर अंडर इंश्योरेंस अप्लाई हो जाएगा, और ये अंडर इंश्योरेंस अप्लाई हुआ तो एवरेज क्लॉज की वजह से इंश्योर्ड को लॉस उठाना पड़ेगा। इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज ये इंश्योर करती हैं कि जब भी कभी कोई क्लेम सेटलमेंट होता है फायर इंश्योरेंस का तो पॉलिसी के सम इंश्योर्ड को रीस्टेट करने के लिए डिफरेंस अमाउंट ऑफ टीएमडी लेते हैं। ये दोनों के इंटरेस्ट में है, इंश्योर्ड के भी और इंश्योरेंस कंपनी के। आपने देख लिया कि कोई भी अगर पैकेज पॉलिसी हो, चाहे वो बिजनेस प्रोटेक्टर हो, शॉपकीपर हो, ऑफिस केयर हो, सेक्शन 1 जो उनमें इंश्योर्ड होगा फायर का वो अकॉर्डिंग टू सम इंश्योर्ड, इन दोनों में से कोई भी एक पॉलिसी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। अब नॉर्मली ये प्रपोजल्स जो भी आप भेजेंगे वो सपोर्ट ऑफिस को ही भेजेंगे क्योंकि ईच प्रपोजल हैज टू बी इवैल्यूएटेड बाय देम and they will quote the generate, they will generate the quotes जिससे कि प्रीमियम कितना है ये डिसाइड किया जा सके। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है फायर इंश्योरेंस में कि आप जिस किसी को भी फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी दे रहे हैं, चाहे वो सूक्ष्म उद्यम है, माइक्रो इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, शॉप है, ऑफिस है, बिजनेस है, 50 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड के लिए आप इन दोनों में से डिसाइड करेंगे। 5 करोड़ तक का होगा तो सूक्ष्म उद्यम, लेकिन 50 करोड़ का एक्सीड करते ही आपको वही एक्सटर्नल फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी देनी है। हाँ, वहाँ एक ऑप्शन ये मिलता है कि इंडस्ट्रियल लॉन्ड्रेज पॉलिसी दे सकें अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट MBD, बर्गलरी, FLOP भी है तो ये दोनों ऑप्शन है। अब ये दोनों पॉलिसियाँ एक्सटर्नल फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी से बेटर हो चुकी हैं, ये आपने देख लिया क्योंकि इनोवेटिव कवर डाल दिए गए हैं, पॉलिसी पेरिल्स को एक्सपेंड किया गया है
डिलीशन ऑफ पैरेलल बैंड कर दिया गया है, लैंग्वेज सिंप्लीफाई की गई है, मेजर चेंजेस किए गए, सम इंश्योर निकालने का स्टैंडर्ड पैटर्न बनाया है। ये मेजर चेंजेस किए गए। अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मेरे से पूछ सकता है, फिर मैं टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। किसी का कोई डाउट हो तो पहले आप पूछ सकते हैं।